आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज जो है हम CUET स्पेशल कुछ स्टैटिक जीके का सवाल लेकर के आए हैं। और अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। एकदम 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चूँकि एग्ज़ाम आपके 10 दिन होने वाले हैं तो 10 दिन में किसी न किसी शिफ्ट में ये ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी वर्ष 2023 में कहाँ लगाई जाएगी। तो देखिए कहता है कि वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ लगाई जाएगी 2023 में। तो और ये पहली है। 4 ऑप्शन है आपके, उज्जैन, वाराणसी, अयोध्या या हरिद्वार। तो इसका जो सही आंसर है वो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि उज्जैन। तो ये उज्जैन में लगाई जाएगी। अच्छा, उज्जैन किस राज्य में है? तो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में है, MP में है। अच्छा, ये MP में कहाँ लगाया जा रहा है? तो जो उज्जैन का जो जंतर मंतर वेधशाला है, जंतर मंतर वेधशाला, वहीं पे इसे लगाया जा रहा है। और याद रखिएगा कि ये जो है सो इसको बनाने में टोटल 1.58 करोड़ का खर्च आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली ये लग चुका है। और कब लगा है तो याद रखिएगा ये 22 मार्च 2023 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड यानी कि हरियाली बनाए रखने में, यानी कि शहर को, सिटी को ग्रीन रखने में कौन सा शहर आगे है। तो ये पूरा दुनिया में होता है। तो भारत का एकमात्र शहर है जिसको ये 2022 में अवार्ड मिला है। और ये कौन सा शहर है? तो आपके 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल या पुणे। तो इसका जो सही आंसर है वो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हैदराबाद। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये कार्यक्रम जो है वो 2015-16 में ही शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2015-16 में ही। और इसमें जो है, इस योजना के तहत जो हैदराबाद है वो बहुत ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण किया, इसलिए इसको ये अवार्ड जो सो मिला है। और ये जो है सो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था और वहीं पे इसे चुना गया इस अवार्ड के लिए। तो भारत का एकमात्र शहर है जिसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है, वो है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है, चंद्रयान 2 ने, यानी चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पहली बार किस तत्व की खोज की है। देखिए तत्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहता है पहली बार किस तत्व की खोज की है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, सोडियम, आयरन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम। अब अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो ये जो है इसरो का प्रोजेक्ट था। और इसे कब छोड़ा गया था? तो आप जानते हैं इसको 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, इसमें एक लैंडर था। लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम जो है वो था विक्रम। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम था। और इसका एक रोवर था, उस रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का जो नाम था वो है प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तो देखिए जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए थे तो उसके बाद भारत में एकमात्र गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म होकर के और गवर्नर जनरल के पोस्ट को ही राष्ट्रपति के पद से नाम से जाना जाता है। तो कहता है कि अंतिम, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे भारत में, वो कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो कहता है कि ऑप्शन नंबर बी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। और ये कब से कब तक थे? तो ये कहता है 21 जून 1948 से लेकर के, ठीक है, 21 जून 1948 से लेकर के ये 26 जनवरी 1950 तक रहे। और उसके बाद जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो इनका पद को ख़त्म करते हुए इन्हीं के पद को राष्ट्रपति का नाम दिया गया। और पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे।
तो इसका सही आंसर हुआ चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी कि सी राजगोपालचारी। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। मजदूरी, ब्याज, लाभ या पेंशन और बेकारी भत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेंशन और बेकारी भत्ता देश का जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसका हिस्सा नहीं होता है। जबकि मजदूरी है या ब्याज से जो पैसा आता है या जो लाभ होता है, ये सब के सब जो है सो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, पेंशन और बेकारी भत्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कहता है कि इसके 4 ऑप्शन है कि विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा में, या शिमला हिमाचल प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, या हैदराबाद तेलंगाना में। तो कहता है कि जो विश्व शांति केंद्र है भारत का, और वो पहला जो है वो हमारा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में। अभी देखिए, पूरा दुनिया के लिए शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका स्थापना जो है वो कौन कर रहे हैं? तो वो है प्रोफेसर एक हैं, और उनका नाम क्या? प्रोफेसर लोकेश जी। क्या नाम है? प्रोफेसर लोकेश जी। ये जैन आचार्य हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम हरियाणा। आज का 7वां प्रश्न, किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई? देखिए, यहाँ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पूछा किसके नेतृत्व में, ये नहीं पूछा है कि किसने। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, डी.आर. स्वामी या एस.आर. राव। अगर आपका यहाँ पे रहता कि किसने खोजा, अगर खोजने की बात करता तो आप जानते हैं कि दयाराम साहनी ने इन्हें खोजा था, दयाराम साहनी। लेकिन कहता है, और इन्होंने कब खोजा था? तो ये 1921 में। लेकिन आपसे पूछा गया किसके नेतृत्व में खोजा गया था, मतलब किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। और यही वो पहले शख्स थे जिन्होंने हड़प्पा जो सभ्यता है इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही किया था, और इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बक्सर का युद्ध जो हुआ उसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1764 में। अब कहता है कि आखिर ये किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ जो है वो कौन थे? मुगल थे, और प्लस जो नवाब थे, प्लस यानी कि नवाब। अब नवाब में कौन कौन थे? तो याद रखिएगा कि जैसे बंगाल से मीर कासिम, कौन था? मीर कासिम। फिर जो है अवध से कौन था? अवध से शुजाउद्दौला, कौन था? शुजाउद्दौला। फिर जो है सो बनारस से जो है वो राजा बलवंत सिंह थे, बलवंत सिंह। ठीक है, और एक और थे यहाँ पे आपका जो है सो मुग़ल बादशाह जो थे वो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। ठीक है, तो ये थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल और नवाबों के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1764। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हो गई? पंचवर्षीय योजना मतलब होता है कि आगे आने वाले 5 साल में क्या प्रोग्राम करना है, कैसे क्या देश को बढ़ाना है, किस तरह से देश को बढ़ाना है, वो प्लानिंग तैयार किया जाता है। तो कहता है पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो कहता है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 में हुआ। और ये किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे किस मॉडल पर था तो ये था हैरोड डोमर मॉडल। क्या था? हैरोड डोमर मॉडल। ठीक है, और अगर पूछ दे आपसे कि बताइए इसमें एम क्या रखा गया था, तो कहा था कि जो जीडीपी है वो कितना होना चाहिए? 2.1% के रेट से बढ़ना चाहिए,
2.1%। लेकिन प्राप्त कितना हुआ, तो कहता है ये 3.6% का लक्ष्य प्राप्त हो गया, यानी जितना उम्मीद था उससे भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि मानसून वगैरह उस समय ठीक हुआ था, जिसके कारण इस तरह के फ़ायदे देखने को मिले। ठीक है, और कहता है कि ये प्राथमिक क्षेत्र में इसमें ज़्यादा जोर दिया गया था। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, कृषि में ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो कहता है ऑप्शन नंबर डी 1951। और जो सबसे खराब जो पंचवर्षीय योजना है वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी, ये क्या था, सबसे खराब। क्यों? ये कहता है 1961 से लेकर के 1966 तक था। तो 1961 से 66 तक भारत ने दो युद्ध लड़ा, एक चाइना के साथ 1962 में और एक पाकिस्तान के साथ 1965 में। ठीक है, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि इसमें से बताइए कि कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। प्राथमिक मतलब देखिए, जितने भी क्रिया होते हैं वो 3 सेक्टर में हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी या सर्विस सेक्टर। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है यहाँ पे विनिर्माण, दूसरा आखेट, तीसरा खनन या चौथा कृषि। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर में यानी प्राथमिक क्षेत्र में जनरली जो है तो कृषि से संबंधित काम होता है, तो ये तो होगा ही। खनन, वो भी माइनिंग यानी वो भी कृषि के अंदर आता है। आखेट का मतलब होता है हंटिंग, शिकार करना, ये भी जो है सो प्राइमरी सेक्टर का चीज़ है, प्राथमिक क्रिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है विनिर्माण, ये जो है सो सेकेंडरी है यानी द्वितीय क्षेत्रक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजवादी पार्टी का नेता नहीं था। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का मतलब अभी मत समझिएगा कि एसपी जो अभी अखिलेश यादव की पार्टी है, नहीं, कांग्रेस का ही समाजवादी दल का नेता कौन नहीं था। देखिए, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या एम जोशी यानी मुरली मनोहर जोशी। तो इसमें से जो है कि कभी जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के नेता थे, अशोक मेहता भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्होंने जनसंघ की स्थापना की, लेकिन मुरली मनोहर जोशी एम जोशी ये भी नहीं थे। तो कहता है कि इसमें कौन समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, मतलब एम जोशी भी जो है तो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कांग्रेस के समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं थे और इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। इनके बारे में कहावत है, लोग बोलते भी हैं कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक तरह का ये नारा इनके लिए था और इसका सही आंसर हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आज का 12वां प्रश्न, विश्व महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई। देखिए, विश्व महामंदी, महामंदी तो बहुत बड़ा है, लेकिन विश्व महामंदी की बात करता है। तो देखिए, विश्व महामंदी जो है वो शुरू कब हुई उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है 1929, 30, 31 या 32 में। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व में जो महामंदी है वो 1929 से शुरू होकर के 1939 तक चली थी और ये जो है वो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मंदी था। ठीक है, ये सबसे बड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण मंदी भी था। तो आपसे पूछा किस वर्ष शुरू हुई, तो देखिए 1939 से लेकर के कब तक हुआ, 1929 से लेकर के 1939 तक। तो आपसे पूछा कब स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ कब हुआ, 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कि आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता कौन था। अब अभी जो 2022 में जो T20 विश्व कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था यानी वहीं पे खेला गया था। तो कहता है इसमें विजेता कौन था, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड इसका विजेता था। अच्छा, ये किसको हराया, तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर डी यानी पाकिस्तान को हराया था, यानी पाकिस्तान क्या रहा, उप विजेता रहा। ठीक है, अच्छा कितना विकेट से हराया या कितना रन से हराया, तो कहता है कि 5 विकेट से जो है सो
इसको हरा दिया था। ठीक है, इसने 137 रन, पहले पाकिस्तान बैटिंग किया और पाकिस्तान ने 137 रन बनाया था और फिर इसका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 5 विकेट से ही मैच मतलब कि जीत लिया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का 14वां प्रश्न, ऋषि सुनक ने किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को पदभार संभाला? तो देखिए, सिंपल सा ये बात है कि ऋषि सुनक जो है अभी किसी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो देखिए, चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक भारतवंशी हैं और किसी भारतवंशी का उस देश में प्रधानमंत्री बनना बड़े गौरव की बात है। तो ये कहाँ का है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि ब्रिटेन हम लोग जानते हैं कि भारत पर इसने शासन किया था, लेकिन वहाँ अभी जो है सो ऋषि सुनक एक भारतीय हैं जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने। कभी ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन का कभी भारत में सूर्यास्त नहीं होगा, यानी ब्रिटेन की सत्ता भारत से कभी नहीं जाएगी, लेकिन आज सोचिए कि उसी ब्रिटेन का एक शासक जो सो भारतीय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नवंबर 2022 में शपथ ली? तो देखिए, 50वें पूछा है, तो अभी आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DY चंद्रचूड़। ये जो हैं अभी वर्तमान समय में हैं और ये लगभग 2 साल इनका कार्यकाल होगा, यानी कि 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल होगा, यानी कि नवंबर 2024 में जाकर के ये रिटायर होंगे। और अगर पूछेगा कि 49वें कौन थे, तो 49वें कौन थे? यू ललित, ये कैवें नंबर के थे? 49वें। और अगर पूछेगा कि उससे पहले कौन थे, यानी कि अगर आपसे 48वां नंबर पूछा गया तो 48वां कौन थे? तो NV रमन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DY चंद्रचूड़। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम्स, खास करके CUET, उसके लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े हुए रहें। मैं एकदम गारंटी देता हूं कि आप अगर हमारा ये वीडियो देख के जाते हैं तो निश्चित तौर पर सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।